गुड मॉर्निंग बच्चों। हम जो वीडियो सीरीज़ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आज का लेक्चर हमारा रहेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम पढ़ रहे हैं। मैं आपको बेसिक पढ़ा रही थी कि जो मेटल है, एल्कली मेटल, क्षारीय धातुएं है ना, और क्षारीय मृदा धातुएं किसे कहते हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, ये अपना टॉपिक चल रहा था। तो वो टॉपिक हमने इसलिए लिया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो कंपाउंड फॉर्म होते, कोई भी जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, 2 करो, 3 करो, 4 करो, कितने भी एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, कंपाउंड फॉर्म होता है। तो वो कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, उनमें चार्ज हमेशा, जितने भी कंपाउंड बनते हैं उनमें प्लस और माइनस यानी धनावेश और ऋणावेश जो चार्ज होता है वो हमेशा इक्वल रहता है। उसको समझाने के लिए मैं बता रही थी कि चार्ज कैसे आते हैं। चार्ज के लिए हमने पढ़े थे कि किन किन पे हम +1 और किन पे हम +2 चार्ज, किस में हम +3 चार्ज। तो +1 चार्ज किस में हम करते हैं, क्षार धातुओं पे, यानी एस ब्लॉक के जो फर्स्ट कॉलम है, सेकंड, फर्स्ट ए जो मेटल हैं, एल्कली मेटल है, उन पर कौन कौन सी हैं आपके, मैंने बताया था हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। और दूसरा था क्षारीय मृदा धातुएं जो एस ब्लॉक का सेकंड कॉलम है और उसके आपके यानी सेकंड ब्लॉक के एलिमेंट हैं। उनमें आपके था बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ये हमने डिस्कस किया था। तो जो क्षार धातुएं होती हैं उनमें +1 चार्ज होता है और जो बाकी वाली धातुएं क्षारीय मृदा धातुएं जो एस ब्लॉक के सेकंड वर्ग की धातुएं हैं उनमें +2 चार्ज होता है। क्यों होता है ये मैंने आपको समझाया था कि हम सब स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो वैसे ही कोई भी तत्व भी क्या चाहता है, स्टेबिलिटी। और वो स्टेबिलिटी कैसे चाहते हैं, इनर्ट गैस जैसा, कि उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट गैस जैसा हो जाए, भले इलेक्ट्रॉन दे दे या इलेक्ट्रॉन लेके, यानी या तो वो डोनेट कर दे या एक्सेप्ट कर दे, कैसे भी करके उनके आउटर मोस्ट यानी सबसे जो बाहरी जो पूरा कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा रही थी कि जैसे आपको ऑक्सीजन में हम क्या माइनस लिखते हैं, ऐसा क्यों लिखते हैं, या नया का हाइड्रोजन पे अपन प्लस लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं, लिथियम पे हम +1 लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है यानी परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 8 या 8। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें यानी विन्यास लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, ये आपने 10वीं में पढ़ा है, 9वीं में भी पढ़ा है, 1s2, 2s2 और 2p4। ये हमने जो प्रीवियस लेक्चर है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद आ जाता है फ्लोरीन। अब मैंने आपको बताया था कि ये हो गया आपका न्यूक्लियस। इसके बाद अगर ऑक्सीजन का देखें तो ये कौन सा हो गया, k ऑर्बिट। अगर उसके बाद देखें तो कितने बाहरी, ये आउटर मोस्ट सेल यानी बाहरी कोश जिसको संयोजकता कोश बोलते हैं। बाहरी या वैलेंस सेल वह ऑर्बिट होता है या वह कोश होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बाहरी कोश है। बाहरी कोश में कितने, 2p में 4 और 2s में 2, यानी सबसे बाहरी कोश में कितने, 3, 4, 5 और ये 6। अब मैं आपको कंडीशन बताती हूँ कि लिथियम +1 शो करता है चार्ज, ठीक है, और ऑक्सीजन -2 करता है, वाई है ना। जो ऑक्सीजन है
वो क्या करता है -2। यानी ये चार्ज कैसे आते हैं ये समझने से हम क्या होगा, इजीली ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझ सकेंगे। अब लिथियम के आउटर मोस्ट में कितना हो गया, अभी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो इसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है लिथियम का कितना है 3। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कितना हो जाएगा 2s1। अब आप देखिए बता सकते हैं मुझे ये कौन सा इसका सबसे पहला कक्ष, फिर इसके बाद ये दूसरा, यानी संयोजकता कोष कौन सा इसका। अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों, ये देखिए आप, ये नाभिक के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन पहले कक्षा में, फिर 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देती हूँ, इलेक्ट्रॉन के निकालने पर किसी भी तत्व पर धनावेश आता है। ये देखिए अगर मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, यानी लिथियम पे क्या आ जाएगा +1। ये 1 इलेक्ट्रॉन, अब इसको स्टेबिलिटी करनी है। अब मुझे बताइए यहाँ कोई भी तत्व कितने इलेक्ट्रॉन चाहता बाहरी कोश में, यानी इस आउटर मोस्ट में कितने चाहिए इनको 8 के लिए एक कंडीशन है, एक तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें या इसको 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अब 1 इलेक्ट्रॉन तो इजीली निकल सकता है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इनको क्या चाहिए एनर्जी, तो इतनी एनर्जी नहीं होती है और इसका कक्षा भी क्या होता है छोटा होता है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इजीली 1 इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या डोनेट कर देते हैं, त्याग देते हैं और क्या बना देते हैं +1। एक एग्जाम्पल लिया अपन ने ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं आपने देखा 6। अब 2 कंडीशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन तो जैसे ही निकला 1s2 कैसा हो गया, हीलियम जैसा, इनर्ट गैस जैसा हो गया। अब ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में कितने 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन को या तो वो निकाल दें या 2 इलेक्ट्रॉन को ले ले, 2 कंडीशन है अपने पास। अब आप मुझे बताओ कि अगर ऑक्सीजन है, ये देखो ये ऑक्सीजन का नाभिक, ये ऑक्सीजन का 2 और ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 और ये 6। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकालती हूँ 1 7, अगर यहाँ तो क्या कर दे वो 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं इस पे क्या आ जाता प्लस। जैसे ही प्लस आएगा नाभिक से इस क्या होगा, जैसे ही प्लस आता है शेप क्या हो जाता है तत्व का छोटा हो जाता है। क्यों, क्योंकि नाभिक क्या करता है अपनी ओर बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, तो ये क्या हो गया छोटा हो गया। और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ऊर्जा देनी पड़ती है जिसको हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन में हम किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली जो एनर्जी होती है या ऊर्जा होती है उसको हम क्या बोलते हैं आयनन ऊर्जा। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर मैंने 1 निकाल दिया तो जैसे जैसे इस पे, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया +1। ठीक है, 1 +1 तो इजीली निकल जाएगा, लेकिन अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो इस पर क्या आएगा +2। यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे इसकी साइज़ क्या होती जाएगी छोटी। अब जैसे जैसे साइज छोटी होगी हमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी तो इतनी एनर्जी हम नहीं दे सकते हैं कि हम इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन और निकाल सकें। तो इसीलिए ऑक्सीजन क्या करता है 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बजाय यानी त्यागने की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है ऑक्यूपाई कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है और क्या बना देता है एनायन, यानी इस पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है ऋणावेश आ जाता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो इजीली इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं और कैसे बना दें, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इजीली उनका जो
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है अक्रिय गैसों जैसा हो जाए तो वो होते हैं आसानी से क्या बना देंगे, धनायन। ये सब धातुएं करती है। तो धातुओं के जो जितनी भी मेटल्स हैं उनके बाहरी कोश में 1 या 2 होते हैं, तो 1 और 2 इजीली निकल सकते हैं, कंपेरेटिवली 7 और 6, 5 एक्सेप्ट करने के कंपेरेटिवली। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं ग्रहण करने की बजाय। जबकि जो नॉन मेटल्स होती हैं, अधातुएं होती हैं, वो देखती हैं कि उनको अगर जैसे ऑक्सीजन है, हेलोजन है, उधर देखो आप सारी अधातुएं हैं, ये क्या करती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की बजाय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन 1-2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अपेक्षा या कंपेरेटिवली 6-7 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है कि प्लस कैसे बनते हैं और माइनस कैसे बनते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो आपको केवल यही ध्यान रखना बच्चों कि जो धातुएं होती हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को, यानी मेटल्स जो होती हैं वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वो मैंने आपको समझाने के लिए इतना बताया कि जो मेटल्स होती हैं उनमें हमको क्षारीय धातुओं पे क्या लगाना है, +1, और क्षार धातुओं पे ध्यान रखना है +2। अब फॉर एग्जांपल लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना देता है, लिथियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना देता है, सोडियम ऑक्साइड। अगर इसकी जगह मैं मैग्नीशियम ले लूँ, बेरिलियम ले लूँ, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, वो भी ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। लेकिन किस टाइप के ऑक्साइड बनेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड। ये देखिए आप, अब इसमें आपको इजीली पता चल जाएगा लिथियम। मैं इसको आपको बताती हूँ, लिथियम में हमारे पास चार्ज कितना है, कुल चार्ज, किसी भी कंपाउंड में कुल चार्ज क्या होता है, इक्वल होता है। लिथियम पे देखिए +1, और ऑक्सीजन पे अभी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन पे कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं, 6 तो होते हैं उनके आउटर मोस्ट में, और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं, जिससे उसके ऊपर क्या आ जाता है, -2 चार्ज। समझ में आ गया? यानी कि इसको इससे और इसको इससे हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, कुल चार्ज बराबर हो जाता है, तो लिथियम क्या बन जाता है, 2। ये सूत्र बनाने का फॉर्मूला है, इसको स्टोक्स सूत्र बोलते हैं। अब सोडियम में भी एज इट इज होगा, Na+O-2, तो क्या बनेगा, Na2O। अगर हम इसकी जगह मैग्नीशियम ले लें, ये देखिए आप, मैग्नीशियम कौन सी है बताइए मैंने, क्षारीय मृदा धातु है, इस पर कितना बताया, +2 चार्ज, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना, एटॉमिक नंबर कितना है, 12, यानी 12, 1s2, 2s2, 2p6। ये देखिए 2, 2 4, और ये कितने 10, और 3s में कितने होते हैं, 2, यानी ये आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ये इजीली निकल जाते हैं, तो आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 8, यानी स्टेबल हो जाता है। अभी कॉन्फ़िगरेशन था 282 mg का, और अगर mg+2 देखें अपन तो कितना हो गया, 2, यानी आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 8। तो मैग्नीशियम में +2 और ऑक्सीजन में कितने, -2। तो आप देखिए फॉर्मूला क्या फॉर्म हो गया, MgO। तो कैसे बना ये समझाने के लिए, अगर इसकी जगह हमने बेरिलियम ले लिया +2 और ऑक्साइड -2, तो भी कौन सा फॉर्मूला बनेगा, हमेशा किसी भी कंपाउंड में चार्ज क्या होते हैं, प्लस और माइनस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों कि कोई भी कंपाउंड अगर फॉर्म होता है तो उस पर चार्ज कैसे लगता है। यानी कि हम किसी में तो हम Na2O लिखेंगे, अब किसी में हम ऐसे भी लिखेंगे जैसे Al2O3, किसी में लिखेंगे जैसे FeO, कहीं FeO आ रहा है, कहीं Fe2O3 आएगा,
तो ऐसा क्यों आता है? तो ये इजीली आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि चार्ज को इक्वल करने के लिए किसी भी कंपाउंड में प्लस और माइनस चार्ज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे यूनिट एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। इसके रिलेटेड यानी जो हमारे जो 3 पार्ट बने हैं, 3 वीडियो में हमने पढ़ा है इसको, ठीक है। और 3 वीडियो में हमने जो भी पढ़ा उसको हम 5 मिनट का टाइम लेंगे और वापस एक बार पूरा रिवाइज करेंगे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमने क्या क्या पढ़ा और क्यों पढ़ा उसके लिए, ठीक है। तो ध्यान से समझना है, वापस समझा रहा हूँ मैं 5 मिनट का टाइम लेके, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझना है। तो फिजिक्स में हम चीज़ों को मेज़र करते हैं, फिजिक्स में हम क्या चाहते हैं, चीज़ों को मेज़र करना चाहते हैं, ठीक है। तो चीज़ों को हम जो मेज़र करते हैं, हम हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम आए दिन चीज़ों को मेज़र करते रहते हैं। बहुत सी बार हमें ज्ञात होता है हम चीज़ों को मेज़र करें और बहुत सी बार हमें ज्ञात नहीं होता है कि हम चीज़ों को मेज़र कर रहे हैं। जैसे कि आपने बोला कि कल टेम्परेचर ज़्यादा था, आपने क्या बोला, कल टेम्परेचर ज़्यादा था। तो आपने बताया कि कल टेम्परेचर ज़्यादा था, तो उसको आपने किसी न किसी डे के साथ कंपेयर किया, किसी न किसी डे के साथ कंपेयर किया, और उससे पहले वाले जो डे का जो टेम्परेचर था उससे कल का टेम्परेचर कैसा था, ज़्यादा था। तो आपने जो मेजरमेंट किया वो किस में किया, लेस और मोर में किया। किस में किया आपने, लेस और मोर में, कि कल टेम्परेचर ज़्यादा था और परसों टेम्परेचर कैसा था, कम था। लेस और मोर में आपने कंपेयर किस में किया, लेस और मोर में। तो फिजिक्स में हम लेस और मोर के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते कि ज़्यादा था कम था, उसके चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते। हम जो फिजिक्स में मेजरमेंट करते हैं वो मेजरमेंट का जो आंसर हमारा आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, हाउ मच में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, हाउ मच में। कि जैसे आपने अपना स्टेटमेंट दिया कि कल टेम्परेचर ज़्यादा था, तो कितना था, लेस था या मोर था, में हमको नहीं पढ़ना, हमको आंसर चाहिए वो किस में चाहिए, हाउ मच में चाहिए, कि कितना टेम्परेचर था, ठीक है। तो फिजिक्स में हम चीज़ों को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो अब आपकी ओर से क्वेश्चन आना चाहिए कि चीज़ों को, कौन सी चीज़ों को हम मेजर करते हैं, कौन सी चीज़ों को हम मेजर करते हैं। तो हम फिजिक्स में हमारे चारों ओर क्या है, नेचर है। क्या है, नेचर। और नेचर में क्या है, नेचर के कंपोनेंट है। क्या है, नेचर के कंपोनेंट है, ठीक है। तो जो नेचर के कंपोनेंट है उनकी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी अपनी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। और नेचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो फिजिक्स हमारे चारों ओर जो नेचर है, नेचर के जो कंपोनेंट है और उन कंपोनेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हम क्या करते हैं, फिजिक्स में मेजर करते हैं। तो लास्ट जो वीडियोस, जो 3 वीडियोस आपने देखे होंगे, 3 पार्ट जो आपने देखे होंगे, उसमें हमने मेजरमेंट के रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ ली थी, पर एक बार हम वापस इसको क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। तो फिजिक्स में हम किसको मेजर करते हैं, तो फिजिक्स में हम नेचर के जो कंपोनेंट्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करते हैं। अब आपकी ओर से क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो नेचर के जो कंपोनेंट्स है, तो हमारे चारों ओर क्या है, नेचर है, ठीक है। और नेचर में जो चीजें प्रेजेंट है जिनको हम सेंस कर सके वो सारी क्या है, नेचर के कंपोनेंट। चाहे हम देख के सेंस करें, हम सुन के सेंस करें, सूंघ के सेंस करें, टच करके सेंस करें, तो हमारे चारों ओर की सारी चीजें जिनको हम सेंस कर सकते हैं वो सारे क्या है, नेचर के कंपोनेंट है। क्या है, नेचर के कंपोनेंट है। और उन्हीं कंपोनेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हमको मेजर करना है। तो जैसे कि ये जो चौक है वो भी क्या है, एक नेचर का कंपोनेंट है, ठीक है। और इसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इसका एक वॉल्यूम है, वो क्या है, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके पास एक लेंथ है, वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। इसकी एक मोटाई है, वो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जो हम खुद है वो भी क्या है, एक तरह के नेचर के कंपोनेंट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर फिजिक्स में कि नेचर के जो कंपोनेंट्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मेजर करना चाहते हैं। तो फिर हमने देखा कि हमारे चारों ओर जो नेचर के कंपोनेंट है वो हजारों लाखों में प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो हजारों लाखों जो कंपोनेंट्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी होगी, तो हम जानते हैं कि एक अगर इस कंपोनेंट को मैं अगर इस नेचर के इस कंपोनेंट को पकड़ता हूं तो इसके पास क्या क्या चीज है। तो देखना हमको, इसके पास एक लेंथ है, इसके पास क्या है, इसका एक एरिया है, ठीक है। इसके पास इसका क्या है, वॉल्यूम है। तो एक ही कंपोनेंट के अंदर हम देखें तो कम से कम 8 से 10 कैरेक्टरिस्टिक्स निकलेंगे। तो नेचर के जो हजारों कंपोनेंट है, नेचर के जो हजारों कंपोनेंट है, तो हजारों कंपोनेंट की कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, तो लाखों करोड़ों कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। अब इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम याद नहीं रख सकते, इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते, और इनके जो मेजरमेंट हम बनाएंगे उतने सारे मेजरमेंट हम याद नहीं रख सकते। तो हम क्या करते हैं कि ये जो नेचर के जो कंपोनेंट्स हैं
और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके दो ग्रुप बना देते हैं। क्या बना देते हैं? दो ग्रुप बना देते हैं। तो एक जो ग्रुप है उस ग्रुप को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। और जो दूसरा हमने ग्रुप बनाया उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो हमने जो नेचर के कंपोनेंट्स है उनकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके दो ग्रुप बना दिए, और एक ग्रुप को हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरे ग्रुप को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो जो फिजिकल क्वांटिटीज है हम किस ग्रुप को फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे और किस ग्रुप को हम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज बोलेंगे। तो नेचर के कंपोनेंट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करना पॉसिबल नहीं है। सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मेजर कर सकते हैं, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मेजर कर सकते हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। यानी क्या कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर which can be measured, ठीक है। तो नेचर की वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम मेजर कर सकते हैं उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं हम? फिजिकल क्वांटिटी। और एक दूसरा जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्रुप बनाया उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम किसको कहेंगे? तो नेचर की वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे किसी के इमोशन को हम मेजर नहीं कर सकते। अगर हम गिर गए, हमको चोट लगी तो हमको दर्द कितना हो रहा है उस चीज को हम मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या बोलते हैं हम उनको? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो हमने देखा कि नेचर के कंपोनेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, अब उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मेजर कर सके ऐसा जरूरी नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने दो भागों में बांट दिया, दो ग्रुप में बांट दिया। एक ग्रुप को हमने बोला फिजिकल और दूसरे ग्रुप को हमने क्या बोला? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर विच कैन बी मेजर, जिसको हम मेजर कर सके उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। और जिसको हम मेजर नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिक्स का एक रूल्स है, जिन चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते उन चीजों को हम फिजिक्स में नहीं पढ़ते। फिजिक्स में हम उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जिसको हम मेजर कर सकें। जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मेजर कर सकते हैं उन्हीं चीजों को हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? तो हम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज नहीं पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटीज क्या होती है ये तो मैंने आपको बता दिया, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। बुक के अंदर आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिलेगी भी नहीं। बुक के अंदर आपको ओनली फॉर कौन सी क्वांटिटीज मिलेगी? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर व्हिच कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो अब नेचर के कंपोनेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो भी क्या है? लाखों, मिलियंस, बिलियंस है। ठीक है, अब उन कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करना और उनके एक मेजरमेंट बनाना, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाना और स्टैंडर्ड मेजरमेंट बना के फिर उनको याद करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए फिर हमने क्या किया कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनके भी दो ग्रुप बना दिए, और एक ग्रुप को हमने बोला बेसिक्स या हम कह सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, और दूसरे ग्रुप को हमने बोला डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो एक ग्रुप को हमने बोला बेसिक्स और फंडामेंटल क्वांटिटी बोला था, और दूसरे ग्रुप को हमने बोला डिराइव्ड क्वांटिटी। तो नेचर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कंपोनेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उनको हमने देखा, उनको हमने परखा, और फिर हमने क्या किया कि ऐसी क्वांटिटीज को अलग कर दिया। ऐसी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनको हमने अलग कर दिया जिनको एक दूसरे में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ऐसी क्वांटिटीज को हमने अलग कर दिया। तो हमने देखा कि हमको जो ऐसी क्वांटिटीज मिली जिनको एक दूसरे में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, यानी वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको एक दूसरे की हेल्प से फाइंड या डिराइव नहीं किया जा सकता, जिनके लिए एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हमने अलग कर दिया, और ऐसी क्वांटिटीज हमको कितनी मिली? 7 मिली।
कितनी मिली? 7th मिली। तो 7th कौन कौन सी थी? तो हमने देखा था कि एक तो क्या है, लेंथ है, ठीक है। तो एक क्वांटिटीज हमको मिली लेंथ, दूसरा हमको मिली मास, तीसरी हमको मिली टाइम, फोर्थ हमको मिली टेम्परेचर, इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, और इसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी। ये सारी चीजें हम पहले पढ़ के आए, एक बार मैं सिर्फ वापस रिवाइज कर रहा हूँ इन चीजों को। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको मिली, ये कैरेक्टरिस्टिक, इनकी खासियत क्या थी, इनकी विशेषता क्या थी? तो इनकी जो विशेषता थी वो क्या थी कि इनको एक दूसरे में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। यानी अगर आपको मास निकालना है तो मास का एक तरह का स्टैंडर्ड मेजरमेंट आपके पास होना चाहिए। आप लेंथ की हेल्प से या टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी से आप मास फाइंड नहीं कर सकते हो। तो ऐसी क्वांटिटीज जो सर्वा होती है, जिनके लिए एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होना चाहिए, जिनको एक दूसरे में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, उस ग्रुप को हमने क्या बोला? फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज। क्या बोला? फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज। तो हमने देखा कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो कितनी है? 7 है। पर बाद में फिर देखा वैज्ञानिकों ने कि ये लिस्ट कैसी अधूरी है, तो 2 और क्वांटिटीज बाद में हमने ऐड की इस लिस्ट के अंदर, और जिनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्योंकि सप्लीमेंट्री का मतलब होता है हमने इसको बाद में जोड़ा, बाद में ऐड किया, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन सी थी? तो एक थी प्लेन एंगल, और दूसरी कौन सी थी? सॉलिड एंगल। तो एक है प्लेन एंगल और दूसरी कौन सी है? सॉलिड एंगल। तो ये जो 7+2, ये जो 9 क्वांटिटीज है, इनको हमने बोला फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज। और बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हमको मिली, उन सभी क्वांटिटीज को हमने बोला डिराइव्ड क्वांटिटी। अब डिराइव्ड क्वांटिटी हमने क्यों बोला? तो हम उनको डिराइव्ड कर सकते हैं, किसकी हेल्प से हम डिराइव करेंगे? तो हम फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से उनको डिराइव करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं एरिया। क्या लिया हमने? एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि आपको ये एक दे दिया मैंने कि ये कमरा है जिसकी कुछ लेंथ है और कुछ इसकी ये विड्थ है, इसका एरिया फाइंड करो। तो हम क्या करते हैं कि एरिया इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई W, यानी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। तो अगर इसी लेंथ को मैंने खड़ा कर दिया तो विड्थ भी बेसिकली होती क्या? लेंथ है। तो एरिया के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमने किसका यूज किया? लेंथ का यूज किया। तो एरिया कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि हम किसकी हेल्प से फाइंड कर रहे हैं? लेंथ की हेल्प से एरिया फाइंड कर रहे हैं। जैसे हमने दूसरी क्वांटिटीज देखा, वॉल्यूम देखा, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है? तो जैसे कि अगर ये है कोई कमरा है तो उसकी क्या होगी? एक तो लेंथ होगी, एक जैसे कि ये लेंथ है, मान ली ये लेंथ है, ये इसकी क्या होगी? विड्थ होगी, और ये किसकी होगी? हाइट होगी। तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ये क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। अब लेंथ को ही हमने खड़ा कर दिया तो लेंथ ही बेसिकली है क्या? हाइट ही, और हाइट ही बेसिकली क्या है? लेंथ है। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला बन जा सकता है वो क्या बन सकता है? L मल्टीप्लाई L, ठीक है। तो वॉल्यूम भी कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव क्वांटिटी। किसकी हेल्प से हमने लेंथ को फाइंड किया? तो वॉल्यूम कौन सी क्वांटिटी? डिराइव क्वांटिटी, और उसको लेंथ की हेल्प से हमने डिराइव्ड किया। तो नेचर के कंपोनेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के जो हमने 2 ग्रुप बनाए, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, उनके हमने 2 ग्रुप बनाए। एक है फंडामेंटल बोला और दूसरे ग्रुप को हमने बोला डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो जिनको एक दूसरे में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, जिनको डिराइव करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होना चाहिए। कोई किसी दूसरी क्वांटिटीज की या दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से हम उनको डिराइव नहीं कर सकते। ऐसी क्वांटिटीज को हमने बोला फंडामेंटल क्वांटिटीज। और डिराइव क्वांटिटीज हमने वो बोला जिनको डिराइव करके मेजर किया जा सके, या जिनको मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? हम फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करते हैं। ऐसी क्वांटिटीज को हमने क्या बोला? डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए थे, एक बार मैं इनको रिवाइज कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है। तो
अब क्या हो गया कि जैसे हमने देखा कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी, हमको अब इन क्वांटिटीज को मेजर करना है, चाहे वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हो चाहे वो डिराइव क्वांटिटीज हो। तो उन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक तरह का स्टैंडर्ड मेजरमेंट चाहिए, एक तरह का स्टैंडर्ड मेजरमेंट होना चाहिए। और स्टैंडर्ड मेजरमेंट की खासियत क्या होनी चाहिए, यानी एक सिस्टम हमको ऐसा बनाना है जिनसे हम इन क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। तो एक सिस्टम, और एक को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, यूनिट, यानी हमको क्या बनाना है, यूनिट सिस्टम बनाना है। क्या बनाना है, यूनिट सिस्टम बनाना है। और उस यूनिट सिस्टम से हम क्या करेंगे, और वो यूनिट सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए, तो वो यूनिट सिस्टम हमारा होना चाहिए स्टैंडर्ड मेजरमेंट। और स्टैंडर्ड मेजरमेंट की खासियत क्या होती है कि इट्स वैल्यू शुड नॉट चेंज विथ टाइम और फिजिकल कंडीशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हमारा जो मेजरमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जिसकी वैल्यू समय के साथ, टाइम के साथ, या किसी भी फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर और लाइक प्रेशर हो, तो उनके कारण उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या होना चाहिए, मस्ट बी वेल डिफाइन होना चाहिए, अच्छे से डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, उसको हम बार बार रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक है, ऐसा हमारा होना चाहिए। तो ये हमने एक बार इसको रिवाइज किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा एसआई सिस्टम क्या है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा हमने पहले जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था आपका सेल के बारे में हमने कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन ले ली थी कि सेल होती क्या है, क्या नहीं होती, और हमने कहा भी था कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है आपके लाइफ की। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो सेल होती है वो कंप्लीटली कंपोजिट होती है विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। इसके बाद हमने यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ा था, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। दो सेल्स के बारे में पढ़ा था, एक थी आपकी प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी हमने पढ़ी थी यूकैरियोटिक सेल। और इसके बारे में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था, प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो आपकी प्रिमिटिव सेल्स होती है, और आपकी जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है वो हाईली डेवलप होती है। हाईली डेवलप यानी यू का मतलब ही साइंस के अंदर ट्रू होता है। ट्रू का मतलब जैसे इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। एब्सेंट होता है यानी न्यूक्लियस की जगह इसके अंदर एक फंक्शनल ऑर्गेनल होता है, लेकिन वो न्यूक्लियस की तरह नहीं होता, उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियर प्लाज्मा नहीं होता है, न्यूक्लियर प्लाज्मा नहीं होता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं। और मेनली ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है आपके, एक तो होता है आपके बैक्टीरिया, मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया जो किस ग्रुप के अंदर प्लेस्ड होता है, मोनेरा, यानी मोनेरा के अंदर आने वाले सारे ऑर्गेनिज्म किसके अंदर, उनके अंदर जो सेल्स होती है वो कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक। एक बताया था मैंने आपको बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, जो क्या होती है प्रोकैरियोटिक सेल से बनी होती है। इसके बाद आपको मैंने बताया था माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा ये सेल्स के बारे में हमने पढ़ा था। और यूकैरियोटिक की बात करें तो प्लांट सेल होगी आपके, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है। इसके बाद आपके फंजाई है, इसके बाद आपके सम प्रोटिस्ट या प्रोटिस्ट के अंदर भी प्रेजेंट होता है। प्रोटिस्ट, फंजाई, एनिमल, प्लांट, इन सब के अंदर कौन सी सेल्स होती है, यूकैरियोटिक सेल्स। और इनके अंदर हमने डिफरेंस भी पढ़ा था और साइज भी मैंने बताई थी। जैसे स्मॉलेस्ट सेल के अंदर हमने पढ़ा था इसकी 0.1 म्यू इसकी क्या थी, साइज थी। 0.1 म्यू मीटर इसकी क्या होता है, साइज होता है या डायमीटर होता है माइकोप्लाज्मा का। इसके बाद ये वेरी करती है 0.1 to 5 माइक्रोन तक, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो लास्ट इसकी साइज होगी 5 माइक्रोन, जबकि ये जो सेल्स होती है यूकैरियोटिक सेल्स 5 माइक्रोन से तो स्टार्ट होती है और 20 माइक्रो तक इसकी क्या होती है, साइज हो सकती है। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती है अपनी बॉडी के अंदर भी। जैसे अपन एक जनरली बात करें ब्लड सेल्स की, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, इसके बाद प्लेटलेट्स होती है, वो सब क्या है, सेल्स ही है। इसके बाद अपने स्टमक वगैरह में भी प्रेजेंट होती है, जैसे जाइमोजिन सेल है, ऑक्सिनटिक सेल्स है। इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे जब आगे इसके बारे में डिटेल में आएगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमने डिफरेंस को देख लिया था। आज जो हमारा चैप्टर है, मतलब हमने सेल चैप्टर को वहां पे क्या कर दिया था, एंड कर दिया था। मतलब कंप्लीटली सेल के बारे में जो आपका चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर दिया था। लेकिन आपको मैं बता दूं, सेल जो होती है वो कंप्लीट होती है आपके सेल के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन लेने के बाद इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद इसकी खुद की मेम्ब्रेन होती है। जैसे मेम्ब्रेन की बात करें, अगर प्लांट सेल है तो उसके अंदर सेल वॉल भी होती है और सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। लेकिन एनिमल सेल्स की बात करें तो उसके अंदर क्या एब्सेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, क्योंकि सेल वॉल क्या होती है, डेड सेल होती है। और एनिमल्स के अंदर ऐसी कोई सेल वॉल प्रेजेंट होती नहीं है। हमारे अंदर लिविंग सेल वॉल होती है और लिविंग मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले, यानी आपका जो चैप्टर है वो कौन सा, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आपके जो पहले चैप्टर हमने कंप्लीट किया था उसके बारे में था। इसके बाद हम आज जो नया चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं।
तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल होता क्या है और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम सेल वॉल को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डायग्रामेटिकली होता क्या है। जैसे अब सेल की बात करें तो सेल जब हम बनाते हैं एक सर्कुलर सेल ही बनाते हैं लगभग, वैसे सारी सेल सर्कुलर नहीं होती है और मैंने आपको बताया था इसकी शेप और साइज क्या होती है, वेरिएबल होती है और वेरी क्यों करती है वो भी हमने देखा था, और उसकी साइज किसके ऊपर डिपेंड करती है वो भी हमने सेल वाले चैप्टर के अंदर देख लिया था, इसलिए यहाँ पे डिस्कस करने की उसको जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे हम बात करें यहाँ पे आपकी ये सेल है, तो सेल के अंदर जो लिक्विड कंटेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। उसके अंदर जो लिक्विड कंटेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल वगैरह क्या होते हैं, फ्लोट करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, अगर यूकैरियोटिक सेल्स है तो, ठीक है। और ये जो उसकी आउटर कवरिंग होती है, तो अगर एनिमल सेल है तो उसकी आउटर कवरिंग कौन सी होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम पीएम शॉर्ट में लिख देंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर प्लांट सेल है, फंजाई है और प्रोटिस्ट है, तो उनके जो एक मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइव सेल जो होती है उसके आउटर एक डेड कवरिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। यानी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है जिनके अंदर सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल जो होती है उसके अंदर सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये मेन डिफरेंस हो जाता है। और सेल वॉल की अगर बात करें तो अपन सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो मैंने कहा मोनेरा, मोनेरा के अंदर आपको पता हो तो मैंने एक स्मॉलेस्ट सेल की भी बात की थी, माइकोप्लाज्मा, अपने आप में एक बैक्टीरिया ही है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। ये ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा आपका, जिसके अंदर सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो आज हम जो पढ़ने वाला है वो है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल। तो सेल वॉल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो आउटर कवरिंग होती है वो क्या काम करती है, कैसी होती है, किससे बनी होती है और किन किन के अंदर प्रेजेंट होती है और इसका कंपोजिशन क्या होता है उसके बारे में। इसके बाद इससे रिलेटेड जो मॉडल दिए गए वो भी पढ़ेंगे हम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो मॉडल होते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल वॉल का। तो सेल वॉल कैसी होती है, तो ये रिजिड होती है। सबसे पहली बात, ये सेल की क्या होती है, आउटर होती है। दूसरी बात, ये रिजिड मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है, रिजिड मेम्ब्रेन। रिजिड का मतलब क्या हो जाएगा, कठोर, बहुत ज़्यादा ही हार्ड होती है। ये कैसी होती है, रिजिड होती है और आउटर प्रेजेंट होती है आपके सेल के। जैसे ये डायग्राम आप देख रहे हो, एक जनरल डायग्राम बनाया है सेल का, उसके अंदर जो आउटर कवरिंग है आपकी उसको हमने क्या कहा, सेल वॉल, और ये आउटर होती है सेल के। इसके बाद ये कैसी होती है, रिजिड होती है। इसके बाद इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो ये क्या करती है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, प्रोडक्शन एंड शेप। आपकी जो सेल होती है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है और शेप प्रोवाइड करती है, और इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि रिजिडिटी भी प्रोवाइड करती है। एंड रिजिडिटी, कठोरता, रिजिडिटी भी प्रोवाइड करने का काम करती है। जैसे हम प्लांट्स वगैरह को देखें तो उनका जो आउटर कवर होता है, जैसे आप प्लांट को देख रहे हो बाहर से, तो उसका जो ब्लैक कलर का आउटर कवरिंग होती है उसको हम टच करते हैं तो प्लांट को फील थोड़ी होगा, क्योंकि वो आउटर जो कवर है वो क्या है, डेड है, और वो किससे बना हुआ है, सेल वॉल से बना हुआ रहता है। इसलिए ध्यान रखना है, ये क्या करता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, प्रोडक्शन, शेप एंड रिजिड। और ये क्या होता है, सेल का आउटर कवर होता है और ये रिजिड मेम्ब्रेन होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो गया। इसके बाद हमने कहा ये सेल वॉल जो मेनली होती है वो कैसी होती है, तो सेल वॉल इज डेड मेम्ब्रेन। डेड मेम्ब्रेन मतलब ये सेल वॉल कैसी होती है, आपके डेड होती है, इसके अंदर कोई मतलब लिविंग कंटेंट होता नहीं है। इसके बाद भी कुछ हायर प्लांट्स जो होते हैं, हायर प्लांट्स की जो सेल्स होती है उनके अंदर क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में ये सेल वॉल हेल्प करती है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, आउटर एनवायरनमेंट से रेजिस्टेंस देती है। जैसे ये डेड होने मतलब डेड है, इसका मतलब यूं नहीं है कि इसका कोई फायदा नहीं है, इसका सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि एनवायरमेंट आप जैसे बाहर देखते हो, आप खुद धूप में अगर खड़े रहो तो आपकी स्किन कैसी हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, आपको बहुत सारे मतलब डिजीज हो सकती है, जैसे कैंसर होने का खतरा हो सकता है वगैरह, क्योंकि आप कंटिन्यू अगर उसके अंदर खड़े हो। लेकिन आपके प्लांट जो होते हैं वो कंटिन्यू क्या होते हैं, आउटर एनवायरनमेंट में होते हैं, उनके पास तो कोई घर होता नहीं है। इसके बाद भी उनके अंदर कोई डैमेज नहीं आता उनकी सेल्स के अंदर, उसका रीजन ही क्या होता है, आपकी सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल जो होती है वो आउटर एनवायरनमेंट जो होता है उसमें जैसे यूवी प्रोटेक्टेड होती है वो। इसके बाद जितने भी मतलब आउटर एनवायरनमेंट में जितने भी हैरेसमेंट होते हैं वगैरह उनसे बचाने का काम कौन करती है, आपकी सेल वॉल ही करती है। इसलिए बहुत ज्यादा ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम होता है, इसलिए प्लांट्स के अंदर वगैरह और जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। बाकी एनिमल सेल्स के अंदर ये सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो सेल वॉल इज डेड मेम्ब्रेन, ये ध्यान रखना आपको, ये कैसी होती है, डेड होती है। लेकिन डेड होने के बाद भी, यहां पे आपको याद रखना है, डेड होने के बाद भी इन सम हायर सेल्स ऑफ
plant, it helps in transportation of water. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मतलब वाटर को क्या करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपकी जो सेल वॉल होती है वो क्या करती है, हेल्प करती है। तो ये जो हायर सेल्स होती है मतलब किसकी, प्लांट के अंदर, प्लांट की जो हायर सेल्स होती है, तो प्लांट के अंदर हमने पढ़ा सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है। तो जो हायर सेल्स होती है प्लांट के अंदर वो क्या हेल्प करती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। जबकि हमने पढ़ा है कि ये डेड सेल होती है, डेड सेल्स होती है उसके अंदर कोई मतलब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होना नहीं चाहिए। इसके बाद भी ये जो हायर प्लांट्स होते हैं मतलब हायर सेल्स होती है प्लांट की, या हायर प्लांट्स भी कह सकते हैं, जिनके अंदर जो सेल्स होती है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है। तो उनके अंदर जो सेल्स होती है वो क्या करती है, H2O को ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती है कुछ प्लांट्स के अंदर। तो ये तो आपके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इसके बाद ये जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट किसके अंदर होती है, तो सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल, फंजाई, आपकी जो फंजाई होती है उनके अंदर भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो प्रेजेंट इन प्लांट सेल, फंजाई। इसके बाद हमने पढ़ा था इन सम प्रोटिस्ट एंड बैक्टीरिया। जो आपके बैक्टीरिया होते हैं या मोनेरा ग्रुप जिसको कह सकते हैं, उनके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, बैक्टीरिया के अंदर बात करें तो उसमें आपको छोड़ देना किसको, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, यानी जो मोनेरा के अंदर जो स्मॉलेस्ट सेल है अपनी माइकोप्लाज्मा, उसके अंदर सेल वॉल होती नहीं है। एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, ये बिना सेल वॉल के होता है। आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती नहीं है। बाकी किसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो प्लांट सेल के अंदर होती है, फंजाई के अंदर होती है, इन सम प्रोटिस्ट और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी माइकोप्लाज्मा को आपको क्या करना है, छोड़ देना है। बाकी सारे बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसके बाद किसके अंदर नहीं होती है, तो किसके अंदर नहीं होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती नहीं है। क्योंकि एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल में हम भी आ जाते हैं और हमारी जितनी भी सेल्स है वो सारी क्या है, लिविंग होती है। तो ये हो गया आपके सेल वॉल के बारे में जनरल डिस्क्रिप्शन। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि इसका कंपोजिशन कैसे होता है, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अपने यहाँ पे अगर बात करें अपन, यहाँ पे प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स है, इन सब की बात करें तो उनके अंदर जो कंपोजिशन कैसा होता है सेल वॉल का, मतलब किससे बनी होती है और कैसी होती है। क्योंकि हर सेल वॉल एक ही टाइप के मटेरियल से नहीं बनी होती है। हमने कह दिया कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट के अंदर भी उसी टाइप के कंपोजिशन या मटेरियल से बनी होगी जो प्लांट मतलब बैक्टीरिया के अंदर होगी, सेम टाइप की नहीं होती है। इनका कंपोजिशन क्या होता है, अलग अलग होता है और इनके जो हायर लेवल है उसके अकॉर्डिंग इनका कंपोजिशन प्रेजेंट होता है। जैसे हम बात करें सेल वॉल की, तो कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इन ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर कंपोजिशन कैसा होता है। तो कंपोजिशन की बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा आपका प्रोकैरियोट सेल या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जैसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हम किसको लेते हैं, बैक्टीरिया, मेनली बैक्टीरिया ही आता है प्रोकैरियोटिक के अंदर, लेकिन मोनेरा ग्रुप है वो पूरा भी इसके अंदर प्लेस किया जाता है। और एनिमल किंगडम जब हम पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम है, इसके बाद आपके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह का जो चैप्टर है जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि मोनेरा के अंदर डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये सब होता क्या वो भी हम पढ़ेंगे। और इनकी सेल वॉल डिफरेंशिएट कैसे होती है, किसकी डिफरेंट होती है, वो डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सेल वॉल के बारे में पढ़ रहे हैं तो जितना मतलब इस मतलब चैप्टर से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट है वही बात हम यहाँ पे करेंगे। जैसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोट्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया और आपको मैंने एग्जांपल भी बता दिए थे, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से मेंशन कर देता हूँ। प्रोकैरियोटिक के अंदर आप बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और आपका माइकोप्लाज्मा, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। माइकोप्लाज्मा के अंदर जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। वो पहले मैंने आपको लिखवा दिया, इसलिए यहाँ पे दो एग्जांपल लिखता हूँ, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये बनी कैसे होती है, प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो आउटर कवरिंग यानी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। अब ये पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, तो पेप्टाइड जो हम यूज करते हैं वो मेनली किसके लिए यूज करते हैं, प्रोटीन के लिए। और यहाँ पे ग्लाइकन जो लिखा हुआ मेनली यूज होता है सैकराइड्स या ग्लूकोज के लिए। तो जो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेप्टिडोग्लाइकन यानी ग्लूकोज प्लस अमीनो
एसिड्स, अमीनो एसिड्स मिलकर ही आपका क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ये स्मॉलेस्ट चेन होगी ग्लूकोज प्लस अमीनो एसिड, जो क्या बनाएंगे, आपके पेप्टिडोग्लाइकन बनाने का काम करते हैं। इसके बाद हम देखें तो यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में आ जाएगा आपका फंजाई। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आएगा आपका फंजाई। फंजाई के अंदर जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, यूकैरियोटिक सेल्स होती है। और मेनली डिफरेंस इसके अंदर जो होता है, मतलब सबसे पहले आपको पता हो तो फंजाई को भी प्लांट्स के अंदर ही रखा गया था और बैक्टीरिया से डिफरेंशिएट नहीं किया गया था। फंजाई को समझते थे कि ये प्लांट ही है, क्योंकि आप मशरूम को देखते हो वास्तव में वो एक फंजाई है और सैप्रोफाइटिक होता है, लेकिन हमको पहले पता नहीं था, हम इसको प्लांट के अंदर ही रखते थे। लेकिन जब इसके सेल वॉल और उसके मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पता चला तो इसका एक डिफरेंट ग्रुप बनाया गया और उसके लिए एक फंजाई पूरा क्या हुआ, एक किंगडम बना दिया गया। फंजाई जो होता है वो अलग ही ग्रुप होता है। फंजाई की हम बात करें तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। काइटिन करके कंपोनेंट होता है, उससे बनी होती है। तो फंजाई जो होता है उसके अंदर जो मतलब सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, काइटिन। और काइटिन होता क्या है, तो होमो पॉलीसेकेराइड होता है। ये क्या होता है, होमो पॉलीसेकेराइड। तो आपका जो काइटिन होता है वो होमोपॉलीसेकेराइड होता है और एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन से बना होता है। किससे बना होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन से बना हुआ रहता है। इसका जो मोनो यूनिट है वो, लेकिन आपको याद रखना है कि होमोपॉलीसेकेराइड से बना होता है। और मेनली ध्यान रखना कि इसकी सेल वॉल काइटिन की होती है। मेनली क्वेश्चन आपके यही आता है कि जो फंजाई होती है उसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, वो किससे बनी होती है, काइटिन, और वो एक होमोपॉलीसेकेराइड होता है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो प्रोकैरियोट हो गया, फंजाई हो गया। फंजाई के बाद आता है आपका प्लांट सेल। फंजाई के बाद आ जाएगा आपके प्लांट सेल। और प्लांट सेल की बात करें तो इसकी जो आउटर कवरिंग होती है, वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। हमेशा हमने यही करा कि सेल्यूलोज से बनी होती है, लेकिन ये अकेली सेल्यूलोज से बनी हुई रहती नहीं है। और इससे आगे दूसरे मटेरियल भी होते हैं। जैसे सेल्यूलोज की बात करें तो फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका हेमी सेल्यूलोज। हेमी सेल्यूलोज की बात हम देखेंगे, इसके अंदर पैक्टिन मटेरियल। इसके बाद इसके अंदर होता है H2O। इसके बाद इसके अंदर होता है लिग्निन। ये बहुत सारे इसके अंदर कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद सेल वॉल का कंपोजिशन होता है। जबकि हम हमेशा जब सेल वॉल की बात करें तो प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, यही कहते हैं। लेकिन वास्तव में बनी होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, H2O एंड लिग्निन। बहुत सारे कंपोनेंट मिलके सेल वॉल को बनाने का काम करते हैं। इससे आगे जो भी है वो हम डिस्कस करेंगे। सेल्यूलोज किससे बना होता है, सेल्यूलोज बनता कैसे, और ये होता क्या, हेमीसेल्यूलोज क्या होता है, पैक्टिन क्या होता है, H2O मतलब H2O तो आप जानते ही, और लिग्निन क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट जो क्लास थी हमारी उसके अंदर हमने डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना सीख लिया था। उनमें से कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको करने के लिए बताए थे, जैसे 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस थे। तो जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं अभी, तो उनके लिए मैं क्वेश्चंस आपको पहले से बता दूंगी ताकि आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 3 मैं बता रही हूँ, बुक का ही है ये। अब जैसे डिग्री रेडियन, रेडियन डिग्री वाला जो है कन्वर्जन जो है, अगर किसी के पास नहीं है बुक तो मैं बता देती हूँ। एक्सरसाइज आपकी जो है 3.1 की क्वेश्चन है ये। फर्स्ट इज 25 डिग्री, सेकेंड इज -47 डिग्री 30 मिनट, और थर्ड है 520 डिग्री। ठीक है, ये डिग्रीज में आपको गिवन है और इसको आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इन रेडियन में बदलिए, और तीनों क्वेश्चंस को आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करना है। नाउ अब ये जो क्वेश्चन है, जैसे ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे भले ही आपको नेगेटिव दिख रहा है तो आपको क्वेश्चन यही समझ करके करना है, 47 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना। तो पूरे के पूरे को आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे, जो मिनट वाला दिख रहा है ये नहीं दिखना चाहिए, इस मिनट की जगह पर डिग्री लेंगे। तो हमने जैसे कहा था कि हमारा 1 मिनट इक्वल होता है, हम कहते हैं 60 मिनट इज इक्वल टू कितना, 1 डिग्री, 1 डिग्री, देन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो 47 डिग्री प्लस 30/60
डिग्री, देन उसको सॉल्व करेंगे, सेकंड्स अवेलेबल है तो सेकंड्स भी लेकर के आएंगे। फिर जो आपका आंसर आएगा उन सब के साथ में एट द एंड जो भी आंसर बनेगा उसके आगे आपको माइनस लगा देना जैसा आपका क्वेश्चन में है। बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेगी, 25 डिग्री 520 डिग्री इन सबको रेडियन में कन्वर्ट करना, ये चीज़ मैं आपको सिखा चुकी हूँ। अब आते हैं जो ये तो हो गया फर्स्ट कन्वर्ट इन रेडियन, एंड सेकेंड वाला जो है दैट इज रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इन डिग्री। तो आपको दे क्या रखा है, रेडियन गिवन है और डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसमें है आपका जैसे फर्स्ट वाला है 11/16, सेकेंड इज -4, तो 4 रेडियन को जैसे कन्वर्ट करते हैं वही तरीका रहेगा, बस आगे माइनस लग जाएगा। नाउ थर्ड वन इज 5π/3। इन सब रेडियंस को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्ट करते भी कोशिश करें कि एग्जैक्ट आंसर लेके आए। अगर डिग्री में फिनिश नहीं हो रहा है, डिवाइडेशन फिर भी चल ही रहा है, तो हम मिनट्स और सेकंड में भी उसको लिख पाएंगे। नाउ अब मैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर आती हूँ। 3 जो है, 3 में क्या कहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप करता है। तो मैं बताती हूँ एग्जैक्टली क्या रहा है। एक सर्कल है आपके पास, सर्कल की रेडियस ज्ञात कीजिए, आर आपको फाइंड करना है। क्या क्या गिवन है, जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण, एक सेंट्रल एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, मान लेते हैं 60 डिग्री है का एंगल बन रहा है, जो कि परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। तो जो चाप की लंबाई आपको दे रखी है, लेंथ ऑफ आर्क जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 37.4 सेंटीमीटर। अब ये क्या चीज़ होनी चाहिए, सेंटर से लगा करके सर्क्यूमफेरेंस के बीच का जो लेंथ होगा वो क्या रहता है, आर रेडियस। ये भी आर, ये भी आर। लेंथ ऑफ आर्क आपको गिवन है, चाप की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ आर्क क्या है 37.4 सेंटीमीटर, 37.4 सेंटीमीटर, एंड थीटा आपको गिवन है, ये चाप की लंबाई होगी, और थीटा जो है आपको गिवन है दैट इज 60 डिग्री। अब आपको लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, थीटा गिवन है, आपको रेडियस फाइंड करनी है। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो इन तीनों के बीच में रिलेशन बताता है, रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क एंड व्हाट, रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क एंड एंगल। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है, हमने पढ़ा है लेसन के स्टार्टिंग में ही, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि योर एंगल थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, चाप बटा त्रिज्या। तो यह आर्क का मतलब क्या है, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क। चाहे तो आर्क नहीं लिखना चाहो तो लेंथ ऑफ आर्क भी इसकी जगह हम लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, जिसको लिखते हैं चाप बटा त्रिज्या। पर एक चीज़ ये भी है, इस फॉर्मूला से जब भी एंगल का वैल्यू आता है या फिर इस फॉर्मूला में जब भी एंगल की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये हमेशा ये जो थीटा है वो रेडियन में होना चाहिए, या फिर जो भी थीटा की वैल्यू आएगी वो रेडियन में ही आएगी। तो यहाँ पर थीटा क्या गिवन है आपको 60 डिग्री, डिग्रीज में दे रखा है। तो अगर इस फॉर्मूला में आप थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर, यानी कि रेडियस का वैल्यू आ जाएगा। तो उसके लिए क्या जरूरी, जो थीटा पुट कर रहे हो दैट शुड बी इन रेडियन। तो पहले थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चंस नोट कर लिए सबने, ओके। अब इसके बाद जो रहेगा पहला काम, इस थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करो। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री विच इज इक्वल टू, अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका, वैसे आपको ये सारी चीज़ें बाय हार्ट हो जानी चाहिए जितना इसको सॉल्व करोगे आप। 60 डिग्री, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन वाले को ऊपर रखो, यानी पाई को ऊपर रखो, नीचे डिग्रीज को, ये डिग्री डिग्री वाले कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारा
पाई बाय 3। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है जी। नाउ रेडियस क्या है, आर, जो कि हमको फाइंड करनी है। आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या गिवन है 37.4 और थीटा क्या गिवन है पाई बाय 3। हमको वैल्यू किसका चाहिए, रेडियस का। ट्रांसफ़र करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद में क्या होगा, ये आर यहाँ आ जाएगा, चाहे तो पाई को भी उधर भेज दो। 37.4 यहाँ न्यूमरेटर में, उधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में, तो पाई यहाँ नीचे आ जाएगा। आर यहाँ भेजा, पाई को नीचे भेजा, 3 को इधर मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ सॉल्व इट। यहाँ पर पाई की वैल्यू हम चाहे तो पुट कर सकते हैं, वेदर यू यूज़ 3.14 या फिर आप 22/7 भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़, या फिर 22/7 भी लेते हैं तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है इसमें। 22/7, तो ये जो 7 है वो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। दोनों में से चाहे वो आप यूज़ कर सकते हैं, वेदर इट इज़ 3.14 या फिर 22/7। तो इसमें जो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा इसका, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रही हूँ, कैलकुलेशन आपको करनी 35.7 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर रेडियस ऑफ दिस सर्कल आ गई हमारे पास। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। फर्स्टली एक वॉच आपको दे रखी है, ठीक है, ये सेंटर मान लेते हैं, जिससे सारे जितने भी हमारे घड़ी के कांटे जुड़े हुए रहते हैं उनकी सुइयाँ जुड़ी रहती है, नीडल ऑफ वॉच जुड़ी रहती है। तो एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। तो वो जो मिनट की सुई दे रखी है उन्होंने, मिनट की सुई सबसे बड़ी होती है उनमें, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। उसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। आपको पूछा है कि 40 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो 40 मिनट में मान लेते हैं ये इसको टच ही कर रहे हैं, तो ये एज अ रेडियस यहाँ पर हमारे काम आ सकता है। ठीक है, क्योंकि मिनट की सुई सबसे बड़ी होती है तो लगभग हम इसको एज अ रेडियस ऑफ क्लॉक कंसीडर कर सकते हैं। ये हो गया 1.5 सेंटीमीटर। आप पूछ रहे हैं कि 40 मिनट के बाद ये जो घड़ी की सुई है वो कितनी दूरी तय करती है। अब दूरी या तो ये है, ये तो हमको पहले से पता है। अब दूरी, तो यहाँ पर हम दूरी क्या है, सर्कुलर फॉर्म में रहेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा एक आर्क ड्रॉ करेगी 40 मिनट जब ये क्रॉस करेगी, तो अंदाज़न 5, 10 यहाँ भी नहीं आएगा, काफ़ी आगे आएगा ये, बट रफली हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप कहीं भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आती है 40 मिनट के बाद, 40 मिनट का ये ड्यूरेशन है, तो उस टाइम ये आर्क, लेंथ ऑफ आर्क जो है L क्या होना चाहिए आफ्टर 40 मिनट्स। L का वैल्यू क्या बनना चाहिए। तो फर्स्टली ये कैसे निकलेगा, एज वी नो दैट जो हमारा फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, जो हमेशा काम आता है, आर्क अपॉन रेडियस। हमको क्या चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क चाहिए। तो फर्स्टली पता होना चाहिए कि आफ्टर 40 मिनट्स ये एंगल कितना बना रही होगी, और लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, रेडियस भी नो, थीटा भी फाइंड कर लेंगे। एज वी नो दैट कि मिनट की सुई है वो 360 का एंगल कब कंप्लीट करती है, 60 मिनट में। तो इन 16 मिनट में एंगल कितना बन रहा है, 60 मिनट एंगल इज इक्वल टू मिनट की सुई के लिए दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, और इस थीटा के लिए रेडियन चाहिए तो हम सिर्फ रेडियन ही यहाँ यूज़ करते, तो 2 उसको लिख दिया। हमको क्या चाहिए, 40 मिनट में वो कहाँ पहुँचता है, तो 40 मिनट में एंगल कितना बनना चाहिए, 40 मिनट एंगल शुड बी 2 पाई अपॉन 60 इंटू 40। सॉल्व इट, 2 3 6, तो ये बन जाएगा 4 पाई बाय 3। ठीक है, यहाँ से आ गया हमारे पास
एंगल थीटा की वैल्यू आ गई, हमको क्या चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क चाहिए। तो इसके बाद अगेन ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एज वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क के लिए एल यूज करेंगे, रेडियस के लिए आर। अब हमको चाहिए क्या, एल का वैल्यू फाइंड करना है, थीटा का वैल्यू 4π/3 है, वैल्यूज पुट कर देंगे, एल अपॉन आर, रेडियस कितना है 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ कोई इशू नहीं होना चाहिए सेंटीमीटर, अगर ये सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो हमारा जो लेंथ ऑफ आर्क है वो भी रेडियस में ही, रेडियस भी सेंटीमीटर में ही आएगा। अब एल का वैल्यू, एल इज इक्वल टू 1.5 इधर आ जाएगा, 4π/3 इंटू 1.5। लेंथ चाहिए तो पाई में आंसर नहीं लेके आएंगे, तो इस पाई की वैल्यू आप पुट कर लेंगे, 4 इंटू 22/7 इंटू 1.5 दैट इज इक्वल टू एल। तो यहाँ से जो सॉल्व करने के बाद आपके पास एल का वैल्यू बनेगा दैट इज 6.28 सेंटीमीटर, या फिर अगर सिर्फ पाई में लेते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 2π सेंटीमीटर, और L इज इक्वल टू 2π सेंटीमीटर। अब यहाँ तक इतना ही। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स अगर क्वेश्चंस आपके पास हैं तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे की क्लास में करेंगे। थैंक यू।